गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो रिंग से रिलेटेड या इंटीग्रल डोमेन फील्ड से रिलेटेड थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। इम्पोर्टेंट थ्योरम थी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर भी अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो वो देख लेना, उसमें जो थ्योरम करवाई वो इम्पोर्टेंट है। उसी से रिलेटेड मैंने आपको बताई थी, इससे रिलेटेड ही आगे जो नेक्स्ट थ्योरम दे रखी है, इंपॉर्टेंट थ्योरम दे रखी है, लेकिन सेम जो पीछे वाली थ्योरम की है वही थ्योरम है, सेम की सेम रिपीट हो रही है। स्टेटमेंट दे देता है, स्टेटमेंट चेंज करने के बाद कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें कराई नहीं। स्टेटमेंट में एक बार लिख देता हूँ और समझा भी देता हूँ कि कैसे सेम हैं दोनों, वो बता देता हूँ। प्रूव दैट एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। प्रूव दैट थ्योरम का स्टेटमेंट दे रखा है। प्रूव दैट every finite integral domain is a field। प्रत्येक परिमित पूर्णांक प्रांत क्षेत्र होता है। ये हमें कंडीशन चाहिए। क्या दे रखा है? एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन मतलब प्रत्येक परिमित पूर्णांक प्रांत एक क्षेत्र होता है। अब पहले तो परिमित दे रखा है, कल वाले में भी ये दे रखा, फाइनाइट दे रखा है। इंटीग्रल डोमेन दे रखा है, तो इंटीग्रल डोमेन के लिए आपके पास कितनी कंडीशन होती हैं? इंटीग्रल डोमेन यानी पूर्णांक प्रांत। इंटीग्रल डोमेन यानी पूर्णांक प्रांत। पूर्णांक प्रांत के लिए आपके पास टोटल 3 कंडीशन होती हैं। 3 कंडीशन कौन सी होती हैं? फर्स्ट कंडीशन कॉम्यूटेटिव रिंग होती है, क्रम विनिमय वाले। और कल वाले थ्योरम में यही दे रखा था, प्रत्येक परिमित क्रम विनिमय वाले। और किससे रिलेटेड दे रखी थी? शून्य भाजकों से रहित। तो पहला तो क्या आएगा? परिमित दे रखा है, क्रम विनिमय वाले हो जाएगी, क्रम विनिमय होगी यानी कॉम्यूटेटिव रिंग। फर्स्ट तो यही होगी कॉम्यूटेटिव रिंग, यही कंडीशन होती है कॉम्यूटेटिव। सेकंड कंडीशन होती है पूर्णांक प्रांत की, जो सेकंड कंडीशन होती है वो होती है रिंग विद यूनिटी। होती है क्या? रिंग विद यूनिटी यानी इकाई सहित वलय। और थर्ड कंडीशन होती है शून्य भाजक रहित वलय, रिंग विदाउट जीरो डिवीजन। शून्य भाजक रहित वलय यानी रिंग विदाउट जीरो डिवीजन। कल आपको ये दे रखी थी उस थ्योरम में, क्रम विनिमय वलय दे रखी थी, शून्य भाजक रहित, ये हमने निकाली थी वहाँ पर यूनिट एलिमेंट। तो इसमें भी जब इस थ्योरम को प्रूफ करोगे तो इसमें आपको पहले यूनिट एलिमेंट निकालना पड़ेगा। वही कंडीशन लिखनी पड़ेगी, यूनिट एलिमेंट। अगर यूनिट एलिमेंट नहीं निकालो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यूनिट एलिमेंट वैसे निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको इन्वर्स निकालना है। तो वो थ्योरम करनी है, पहले यूनिट एलिमेंट निकालोगे। इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब लास्ट में जो कल हमने वैल्यू मानी थी, शायद ए के माना था, ए के या ए आर, उसकी वैल्यू 1 लिखी थी। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन आई, यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 ले ली। सेम वो थ्योरम करनी है आपको, वही कंडीशन दे रखी, क्रम विनिमय दे रखी, शून्य भाजक रहित दे रखी, और प्रूफ क्या करना है? क्षेत्रीय प्रूफ करना है, परिमित दे रखे। तो वो थ्योरम है। अगर आपने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर किया था तो समझ में आ गई होगी, क्योंकि पूर्णांक प्रांत की अगर डेफिनेशन आपको पता है, क्षेत्र की आपको डेफिनेशन पता है, तो आप आराम से वो थ्योरम ही दे रखी। ओके, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या देखें? कैरेक्टरिस्टिक, पहले डेफिनेशन काम में आएगी। एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन, पूर्णांक प्रांत का अभिलक्षण। क्या दिया? पूर्णांक प्रांत, रिंग का भी दे रखा है, रिंग वाली तो कंडीशन काम में नहीं आएगी, यही कंडीशन काम में आएगी। पूर्णांक प्रांत का अभिलक्षण थ्योरम इसी पर दे रखी, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन, ये दे रखी इंटीग्रल डोमेन, पूर्णांक प्रांत का अभिलक्षण। क्या होता पूर्णांक? सबसे पहले अगर आपको कोई भी एक पूर्णांक प्रांत दे रखा है, यदि r प्लस डॉट, ये क्या दे रखा है? एक पूर्णांक प्रांत है, तो इसका जो अभिलक्षण है
यानी इसका जो करेक्टरिस्टिक है n कहलाता है, जो पूर्णांक प्रांत दे रखा है इसका अभिलक्षण n कहलाता है, देन करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन इज कॉल्ड n। पूर्णांक प्रांत का अभिलक्षण n कहलाता है यदि n वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक हो। n क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव कौन से कि जिसके लिए हमारे पास न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जिसके लिए हमारे पास कंडीशन आनी चाहिए अगर n की कंपोजिशन कराओगे 1 से तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। n.1 का मतलब है 1 की जो कंपोजिशन है कितनी बार कराओगे? n टाइम्स कंपोजिशन कराओगे। इसका मतलब यही होता है n.1 का मतलब है 1 + 1 + 1, ये कितनी बार आएगा? n बार। आप बोलोगे सर ये जोड़ेंगे तो n हो जाएगा, n.1 कहाँ से? हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, ना कि वो जो आपकी सिंपल कैलकुलेशन है, कहीं आप डायरेक्ट लिख दो n से गुणा कर रहे हैं। ये रिंग की कंडीशन काम में लेते हैं, रिंग की कंडीशन है यहाँ पर। रिंग में ये भी होता है अगर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट 0 दे रखा है वही कंडीशन आती है। और भी एलिमेंट हमने इससे पहले भी पढ़ा था, साइक्लिक ग्रुप उनके बारे में पढ़ा था, जनरेटिंग ग्रुप उनके बारे में। तो ये रिंग से रिलेटेड, ग्रुप से रिलेटेड कंडीशन हैं, आप इसको डायरेक्टली मैथ से नहीं जोड़ सकते। जो आप अंकगणितीय मैथ पढ़ते हो, न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स, उससे आप उसको कनेक्ट नहीं कर सकते पूरी। इसमें अलग कंडीशन आती है, रिंग से रिलेटेड वो कंडीशन। तो इसका मतलब ये है अगर ऐसे n का अस्तित्व नहीं हो, अगर ऐसा n एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस पूर्णांक के प्रांत का अभिलक्षण या तो शून्य माना जाता है, 0 माना जाता है। देन करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन इज 0 और इनफाइनाइट। 0 और इनफाइनाइट दोनों में से कोई भी एक, कोई भी बोल सकते हो, या तो 0 लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो? इनफिनिट। अगर ऐसे n का अस्तित्व नहीं हो तो पूर्णांक के प्रांत का अभिलक्षण 0 या फिर इन्फिनिटी होता है। ये हो गई अभिलक्षण। अब इससे रिलेटेड जो थ्योरम दे रखी है वो देखते हैं क्या दे रखे, फिर हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। बस इसमें इतना ही है, कुछ एग्जाम्पल करने हैं वो देखते हैं क्या दे रखा। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांक के प्रांत का अभिलक्षण या तो शून्य है या अखंडनीय है, यानी अभाज्य है। प्रूफ करना है, मैं ये मिटा दूं। सिद्ध कीजिए, ये तो काम में ले ले सामने। क्या दे रखा? सिद्ध कीजिए कि पूर्णांक के प्रांत का अभिलक्षण या तो शून्य है, या तो शून्य है या अभाज्य है, या अभाज्य है। ये आपको प्रूफ करना है। करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन इज आइदर 0 और प्राइम नंबर, ये आपको प्रूफ करना है। करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन, करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन is either, characteristic of integral domain is either 0 और क्या होगा? प्राइम नंबर और प्राइम। ये आपको प्रूफ करना है कि कोई भी अगर आपको इंटीग्रल डोमेन दे रखा है उसका जो करेक्टरिस्टिक होगा वो या तो क्या होगा? शून्य होगा, या क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। हमने ले लिया, लेट प्रूफ करेंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक कुछ न कुछ मान के चलेंगे। लेट हमने ले लिया जो इंटीग्रल डोमेन है r + डॉट ई, इसको तो हमने क्या मान लिया? इंटीग्रल डोमेन मान लिया। ये तो क्या ले लिया? एक पूर्णांक के प्रांत, इंटीग्रल डोमेन। और इसका जो अभिलक्षण है, पूर्णांक के प्रांत ले लिया, इसका अभिलक्षण एंड अभिलक्षण हमने क्या मान लिया? करेक्टरिस्टिक क्या मान लिया? इसका अभिलक्षण हमने ले लिया, यानी करेक्टरिस्टिक, और वो हमने किसके इक्वल मान लिया? वो हमने ले लिया किसके इक्वल? 1 के इक्वल, सॉरी वो ले लिया p के इक्वल। ये हमने पहले कि पूर्णांक के प्रांत का अभिलक्षण निकालना है, ये तो निकालना है। अब हमें एक प्रूफ क्या करना है? तो इसका अभिलक्षण तो हमने क्या मान लिया? p मान लिया। प्रूफ करना है इसका अभिलक्षण या तो शून्य होगा या प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्या होगी, दोनों में से।
अगर ऐसे p का अस्तित्व नहीं होगा तब तो सीधी सी बात है इसका अभिलक्षण क्या हो जाएगा, शून्य। तो हमें तो p के लिए एक ही कंडीशन प्रूव करनी है, a p हमने मान लिया। अगर ऐसा p अस्तित्व ही नहीं होगा तो इसका अभिलक्षण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हमें प्रूफ करना है, देन हम क्या प्रूफ करेंगे, देन वी प्रूव दैट, प्रूफ क्या करेंगे, प्रूफ हमें करना है कि p क्या होगी, एक अभाज्य संख्या होगी, p इज प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। p को हमें क्या प्रूफ करना है, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर प्रूफ करना है। ये हमने मान लिया, इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलेंगे कि p प्राइम नंबर नहीं है, और प्राइम नंबर नहीं होगा तो इसके दो फैक्टर कर सकते हैं। प्राइम नंबर होगा तब तो इसके दो फैक्टर कौन से आएंगे, 1 और एक खुद ही संख्या आएगी। और प्राइम नंबर नहीं है तो इसके दो ऐसे फैक्टर कर सकते हैं जो 1 से ग्रेटर देन होगा और p से क्या होगा, लेस देन होगा। लेट हमने ले लिया p इज नॉट प्राइम नंबर, p क्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। p इज नॉट प्राइम नंबर, p अभाज्य संख्या नहीं है। ये कंडीशन मान कि p प्राइम नंबर नहीं है। अब प्राइम नंबर नहीं है तो कंडीशन क्या आएगी, तब दो ऐसे फैक्टर आएंगे, देन देयर एग्जिस्ट, एक तो p1 ले लिया, एक p2 ले लिया। किस प्रकार होंगे, सच दैट, तब p1 p2 बिलोंग टू, देन तब p1 p2 इस प्रकार होंगे कि p के दो फैक्टर हो जाएंगे, एक तो p1 होगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, p2। दोनों की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है तो 1 से तो ग्रेटर देन आएगी और p से क्या होगी, लेस देन। वैसे ही p2 के लिए वैल्यू आएगी 1 से ग्रेटर देन और p से क्या होगी, लेस देन होगी प्राइम नंबर। अब हमें देखिए ये कंडीशन आ गई हमारे पास। हमें क्या दे रखा था, p हमने क्या माना है, p हमने करेक्टरिस्टिक माना है, क्या माना है, इसका अभिलक्षण माना है। और करेक्टरिस्टिक की हमने डेफिनेशन लिखी थी, p क्या है, p पूर्णांक प्रांत, जो पूर्णांक प्रांत दे रखा है, इंटीग्रल डोमेन दे रखा है, पूर्णांक प्रांत इंटीग्रल डोमेन, उसका क्या है, करेक्टरिस्टिक है, अभिलक्षण है। अभिलक्षण पूर्णांक प्रांत का अभिलक्षण है यानी करेक्टरिस्टिक है। p इज करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन, कौन सी का, जो पूर्णांक प्रांत दे रखा है, p इज करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन। और पूर्णांक प्रांत का अभिलक्षण है तो हमारे पास कंडीशन आएगी, देन p.1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। लिख सकते हैं p.1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0। जहाँ p क्या होगा, p होगा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि अभिलक्षण है तो p क्या होगा, p न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होगा, इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये करना वेयर p इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव। p की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई, ये वैल्यू यहाँ से पुटअप कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, p.1, p के स्थान पर लिख सकते हैं p1 आएगा, डॉट p2 आएगा, और डॉट में क्या आ जाएगा, 1 आएगा, इक्वल 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं p1 आएगा, डॉट p2 डॉट 1 आएगा, इक्वल 0 लिख सकते हैं। इसको हम ये भी लिख सकते हैं p1.1 इंटू लिख सकते हैं p2.1, वापस क्या आएगा, 0 आएगा, यही वैल्यू आएगी। क्योंकि क्या दे रखा है, p1 और p2 अभिलक्षण माना है तो दोनों किसके एलिमेंट होंगे, जो r है उसी की तो एलिमेंट होंगे। और हमें क्या दे रखा है, r हमें जो रिंग दे रखे, सॉरी जो दे रखा है रिंग, हाँ रिंग ही दे रखी है, वो क्या है, एक पूर्णांक के प्रांत है। हमें क्या दे रखा था, सेंस r प्लस डॉट एक क्या है, पूर्णांक के प्रांत है, इंटीग्रल डोमेन। ये क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है, पूर्णांक के प्रांत है। और इंटीग्रल डोमेन की कंडीशन होती है कौन सी, थर्ड कंडीशन, इंटीग्रल। अब तो याद हो गई होगी, बता दी बहुत बार। इंटीग्रल डोमेन की टोटल 3 कंडीशन बताई थी, कॉम्यूटेटिव रिंग, रिंग विद यूनिटी, क्रमविन में इकाई सहित वलय, और लास्ट है शून्य भाजक रहित यानी रिंग विदाउट जीरो। तो कौन सी कंडीशन होगी, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगी, रिंग विदाउट जीरो डिवीजन यानी शून्य भाजक रहित वलय, विदाउट जीरो डिवीजन, शून्य भाजक रहित वलय होगी, शून्य भाजक रहित वलय। और शून्य भाजक रहित वलय की कंडीशन क्या होती है, अगर 2 का डॉट 0 हो, किन्हीं भी 2, तो उन दोनों में से एक क्या होगा, कम से कम एक, एटलीस्ट 1 क्या होगा, 0।
यहाँ से ये कंडीशन है, 2 का डॉट 0 है तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, या तो P1 डॉट 1 की वैल्यू क्या होगी 0, और या फिर क्या आएगा P2 डॉट 1 की वैल्यू क्या आएगी 0। लेकिन P1 और P2 की वैल्यू क्या है, P1 की भी वैल्यू थी, यहाँ से इधर लिख देते हैं, P1 की वैल्यू भी 1 से तो ग्रेटर देन थी, लेकिन लेस देन थी किससे, P से, और P2 की जो वैल्यू है वो भी लेस देन थी किससे, P से, एक कंडीशन थी। और यहाँ से हमारे पास क्या रहा है, P1 डॉट 1 की वैल्यू क्या 0, इसका मतलब P1 क्या होगा, इसका अभिलक्षण की तो कंडीशन आ गई, P1 क्या होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, अभिलक्षण होगा, अभिलक्षण की कंडीशन होती है। और यहाँ से भी, यहाँ से क्या हो जाएगा P2, P1 और P2 की दोनों की वैल्यू है लेस देन P, और हमने P माना था, इसका अभिलक्षण माना था, और अभिलक्षण की जो डेफिनेशन है P हमने क्या माना था, कैरेक्टरिस्टिक माना था। कैरेक्टरिस्टिक की कंडीशन थी P स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, न्यूनतम तना, मतलब इससे छोटा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता, लेकिन इससे छोटा यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर कौन सा आ रहा है, P1। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया किसका, कि P1, P क्या है, इसका अभिलक्षण है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ P इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग या इंटीग्रल डोमेन, P इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन R प्लस डॉट, जो कि P के इंटीग्रल डोमेन कौन सा दे रखा था, R प्लस डॉट का अभिलक्षण होने का विरोधाभास है, और इसका मतलब P क्या होगा, एक अभाज्य संख्या होगी, इसलिए P इज ए प्राइम नंबर, P क्या होगी, अभाज्य संख्या। क्यों हुई, क्योंकि हमने अगर जब अभाज्य संख्या नहीं माना तो उसका हमारे पास क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, और कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो हम कंडीशन लिख नहीं सकते, इसका मतलब P क्या होगी, अभाज्य संख्या ही होगी, P इज प्राइम नंबर। इसी के साथ ये थ्योरम कंप्लीट हुई, थ्योरम इस यूनिट के लगभग थ्योरम कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल, यूनिट की नहीं, इस चैप्टर यूनिट में तो इसमें थोड़ा सा और हम आगे डिस्कस करेंगे, इसकी जो सब रिंग है, सब फील्ड है, उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में और डिस्कस करेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल कुछ हैं, बाकी तो हम नहीं करेंगे, आप करो तो कर लेना। एग्जाम्पल, वैसे भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एग्जाम्पल इसके पढ़ सकते हो। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, आपकी मर्ज़ी है वो पढ़ो तो, वैसे तो एग्जाम्पल लगभग तरीका वही होता है, सेम तरीका होता है एग्जाम्पल करने। क्या दे रखा है, फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि R समुच्चय दे रखा है सेट R, और R में जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 0, 1, 2, 3, 4, ये वैल्यू दे रखी है। संक्रिया दे रखी है, एक तो मॉड्यूलो एडिशन कंपोजिशन, मॉड्यूलो एडिशन, एंड दूसरी कंपोजिशन दे रखी है मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन दे रखी है, दो कंपोजिशन है, मॉड्यूलो एडिशन 5 एंड मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन 5। इसके लिए आपको प्रूफ करना है कि जो R होगा इसके लिए एक क्रम विनिमय दे रखा है, हाँ, क्रम विनिमय वलय, ये आपको प्रूफ करना है। और साथ में आपको प्रूफ करना है क्या यह क्षेत्र भी है, सॉरी पूर्णांक प्रांत, तो क्षेत्र जितनी भी कंडीशन आपको निकालनी हो वो इससे निकाल सकते हो। क्या यह है पूर्णांक प्रांत, पूर्णांक प्रांत की भी कंडीशन पूछी आपसे, पूर्णांक प्रांत है या नहीं है। शॉर्ट में लिखा है, ये दे रखा है R कोई भी एक सेट दे रखा है जिस पर दो कंपोजिशन दे रखी है, एक तो मॉड्यूलो एडिशन, मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन। तब आपको प्रूफ करना है ये जो R होगा इन दोनों कंपोजिशन के लिए क्या कॉम्यूटेटिव रिंग है, क्रम विनिमय वलय है। एक तो ये कंडीशन प्रूफ करनी, कॉम्यूटेटिव रिंग। इसके बाद आपसे पूछा है पूर्णांक प्रांत है या नहीं है, और इसके बाद अगर क्षेत्र की कंडीशन निकालो तो वो भी निकाल सकते हो, जो भी आपको एग्जाम में पूछे वो निकाल सकते हो। क्या दे रहे हैं, हाँ, सबसे पहले आपको मैंने बताया था जो ग्रुप वाला चैप्टर है, क्योंकि इसमें भी आपको रिंग की कंडीशन निकालनी होगी, और रिंग की कंडीशन में ग्रुप की कंडीशन आती है। रिंग की कंडीशन बताई थी आपको, अगर रिंग दे रखी R प्लस, तो R प्लस क्या होना चाहिए, आबेली ग्रुप। यहाँ पर हम कौन सा प्रूफ करेंगे, R प्लस 5 मॉड्यूलो एडिशन दे रखा है, ये कौन सा होना चाहिए, आबेलियन ग्रुप होना चाहिए, क्रम विनिमय ग्रुप होना चाहिए, आबेलियन ग्रुप प्लस के लिए। सेकेंड कंडीशन हम प्रूफ करेंगे R डॉट जो 5 दे रखा है,
वो कौन सा ग्रुप होना चाहिए? सेमी ग्रुप होना चाहिए। हिंदी में भी यही होता है, सेमी ग्रुप। कहीं आप बोलोगे सर हिंदी में क्या, सेमी ग्रुप ही होता है। और थर्ड कंडीशन होती है बंटनशीलता की कंडीशन होती है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी की कंडीशन होती है। बंटनशीलता यानी डिस्ट्रीब्यूटिविटी की कंडीशन होती है। अब अगर आपको निश्चित संख्या में एलिमेंट दे रखे हैं कोई भी, एक मिनट, बंटनशीलता की कंडीशन आती है अगर आपको निश्चित संख्या में एलिमेंट दे रखे हैं तो ग्रुप के लिए मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले जो एक्सरसाइज करवाई हुई ग्रुप थ्योरी, उसमें कि हम कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, संकीर्ण सारणी बनाते हैं। तो यहाँ पर दो कंपोजिशन होगी, एक तो +5 दे रखी मॉड्यूलो एडिशन, दूसरी है मॉड्यूलो। इन दोनों के लिए हम संकीर्ण सारणी बनाएंगे यानी कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। संकीर्ण सारणी, कंपोजिशन टेबल, संकीर्ण सारणी बनाएंगे और उसी से प्रूफ करेंगे। संकीर्ण सारणी प्लस के लिए भी बनाएंगे, दूसरी किसके लिए? डॉट के लिए। मॉड्यूलो एडिशन दे रखा है 0 एलिमेंट, कौन सा? 0 1 2 3 4। दूसरी हम कंपोजिशन टेबल बनाएंगे किसके लिए? मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन के लिए, डॉट 5। तो इसमें भी एलिमेंट 0 1 2 3 4 ये एलिमेंट। इधर भी वही लिखेंगे 0 1 2 3 आएगा, इसके बाद कौन सा आ जाएगा? 4 आएगा। यहाँ पर भी वही आएगा 0 1 2 3 4। कंपोजिशन टेबल बनाओ, 0 की कंपोजिशन 0 से कराओगे। मॉड्यूलो एडिशन डिफाइन करना आपको बताया था। अगर जहाँ पर भी अगर एडिशन लिख रहे हो, जहाँ पर भी यहाँ पर 5 दे रखा है, तो किन्हीं भी दो संख्याओं को अगर जब जोड़ोगे, ऐड करोगे, अगर उनकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होती है, ऐड करने पर 5 से बड़ा हो जाता है या 5 के इक्वल, तब तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी शेषफल बचता है उसी के इक्वल। अगर ऐड करने के बाद अगर वैल्यू आती है 5 या 5 से ग्रेटर देन, तो उसको हम 5 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? जो भी रिमाइंडर बचेगा, जो भी शेषफल बचेगा। वैसे ही यहाँ पर अगर डॉट दे रखा है, यहाँ पर डॉट है, मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन है, तो डॉट में हमारे पास क्या आ जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वैल्यू आती है 5 या 5 से बड़ी, तब तो 5 से डिवाइड कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 5 से छोटी वैल्यू आती है तो एज इट इज़ आए। इनको ऐड करो, 0 आएगा, मतलब 5 से छोटी है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4। 1 को ऐड करेंगे 0 में तो 1 आएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 2 3 होगा, ये 4 आएगा। 1 + 4 ऐड करोगे तो 5 आएगा, और 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो शेषफल बचेगा 0, क्योंकि 5 आ गया। ऐसे 2 ऐड करोगे तो 0 आएगा, सॉरी 2 आएगा, 3 आएगा, 4 है। 2 + 3 5 होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? शेषफल क्या बचेगा? 0। 2 + 4 6 हो जाएगा, 6 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1, ये वैल्यू आएगी। फिर 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे ही वैल्यू क्या आएगी? 0 1 2 आएगा, और ये आ जाएगा 4। 0 आएगा, 1 2 3, ये हो जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करोगे, सभी को वैल्यू पता है, क्या आएंगे? सारी वैल्यू 0। इधर भी मल्टीप्लाई करोगे 0 से, तो ये भी वैल्यू आएगी 0, ये। 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 1 आएगा, 2 से करोगे 2 3 4। 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या आएगी? 6, और 6 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा। 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो शेषफल बचेगा 3। ऐसे 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, 6 1 बचेगा, 3 को 3 से 4 शेषफल बचेगा, और 3 को 4 से तो शेषफल बचेगा 2। 4 से करोगे तो 4 आएगा, 8 आएगा, तो 8 को 5 से डिवाइड करोगे, शेषफल 3 रिमाइंडर, और 4 को 3 से किया तो 2, और क्या बचा? 4 को 4 से करोगे तो शेषफल 1। ये हमारे पास कंपोजिशन टेबल है। अब हमें प्रूफ करना होता है आबेलियन ग्रुप प्लस के लिए। पहले तो प्लस के लिए आबेलियन ग्रुप की कंपोजिशन टेबल से मैंने आपको कंडीशन बताई थी। सबसे पहले कंपोजिशन टेबल के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे किस में होने चाहिए? जो आपको सेट दे रखा है, यही दे रखा है, इसमें जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं 0 1 2 3 4 के अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा। इसका मतलब कंपोजिशन टेबल के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे किस में हैं? आर में। और एलिमेंट ऑफ कंपोजिशन टेबल आर इज इन आर। तो जो +5 कंपोजिशन है वो क्या हो जाएगी? क्लोजर होगी सैमवर्थ गुणधर्म।
एक होगी आबेलियन ग्रुप के लिए क्लोजर। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन हो चाहे मॉडुलो एडिशन हमेशा सेटिस्फाई करते हैं क्योंकि इंटीजर आते हैं और इंटीजर के लिए हमेशा कंडीशन सेटिस्फाई होती है एसोसिएटिविटी साचरिता। थर्ड कंडीशन आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करते हैं, फर्स्ट वाला कॉलम चेक कर लो या फर्स्ट रो जिसकी कंपोजिशन, ये कॉलम चेक करोगे तो ये कॉलम कंपोजिशन टेबल में कौन से कॉलम के इक्वल आ रहा है, इसी कॉलम के इक्वल आ रहा है और इसके ऊपर जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पर +5 कंपोजिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा 0 और 0 इसमें आ रहा है, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर। आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों हुआ, क्योंकि 0 की कंपोजिशन कराई 0 से वापस वही एलिमेंट आ रहे हैं, 1 की 0 से करवाई तो वापस 1 आ रहा है, इसका मतलब 0 क्या हो गया आइडेंटिटी, चाहे इधर से कराओ चाहे इधर से वापस वही एलिमेंट, ये हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर आती है इनवर्स की कंडीशन। इनवर्स की कंडीशन क्या होती है, कंपोजिशन टेबल में जहाँ जहाँ पर भी आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहे हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा आ रहा है 0, उसको मार्क कर दो, ये आ गया, यहाँ पर भी 0 था मार्क कर दिया, यहाँ पर 0 है। अब इनवर्स निकालना है तो 0 की कंपोजिशन 0 किससे करवाई कि वापस क्या आया, ये 0 कब आ रहा है जब 0 की कंपोजिशन किससे करवाई 0, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट कब आता है जब दो एलिमेंट की कंपोजिशन कराते हो। अगर P की कंपोजिशन आपने कराई Q से और आइडेंटिटी एलिमेंट आता है तो Q P का क्या कहलाता है इनवर्स। यहाँ पर भी तो 0 ही है, 0 की कंपोजिशन 0 से करवाई, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब 0 का इनवर्स क्या होगा 0। यहाँ से आ जाओ, 1 की कंपोजिशन 4 से करवाई तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, इसका मतलब 1 का इनवर्स क्या होगा 4, 0 का इनवर्स तो 0 हो जाएगा, 1 का इनवर्स क्या आएगा 4, 2 का इनवर्स निकालोगे, 2 का इनवर्स ये रहा 0 तो क्या आएगा 3, 2 का इनवर्स 3 आएगा, 3 का इनवर्स 2 आएगा और 4 का इनवर्स क्या आएगा 1 आएगा। और ये सारे एलिमेंट भी किस में आ रहे हैं R में, इसका मतलब इनवर्स एलिमेंट भी इसमें एग्जिस्ट करेगा। फिर आती है कॉम्यूटेटिविटी की कंडीशन, क्रम विनिमयता। और क्रम विनिमयता की कंडीशन होती है प्रत्येक रो, प्रत्येक पंक्ति संगत स्तंभ के बराबर होनी चाहिए। संगत स्तंभ का मतलब है पहले वाली जो रो है, पहले वाली जो पंक्ति है वो प्रथम स्तंभ के बराबर होनी चाहिए, पहले वाले स्तंभ के। सेकंड जो पंक्ति है वो सेकंड स्तंभ के बराबर होनी चाहिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल होनी चाहिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम के इक्वल, थर्ड रो। अगर ऐसा आ रहा है तो वो ग्रुप कौन सा होता है कॉम्यूटेटिव। यहाँ से चेक करो, फर्स्ट 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 सेम आ रहे। सेकेंड रो 1 2 3 4 0, यहाँ से सेकेंड कॉलम चेक करो, यहाँ से 1 आ रहा है, 2 3 4 0 सेम आ रहे। थर्ड चेक करोगे तो प्रत्येक पंक्ति संगत कॉलम के बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं जो R+5 है वो कौन सा ग्रुप होगा आबेलियन। R डॉट सेमी ग्रुप प्रूफ करना होता है, दो ही कंडीशन प्रूफ करनी है, क्योंकि कंपोजिशन टेबल के जितने भी एलिमेंट है सारे R में आ रहे हैं, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। और सेकंड कंडीशन मैंने पहले ही बता दिया, +5 हो, मॉड्यूलो एडिशन हो चाहे मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन हो, सदैव एसोसिएट होते हैं, सदैव साचरी होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सेमी ग्रुप। कौन सा हो जाएगा सेकंड का, ये तो कौन सा आ गया R+5, ये तो हमने प्रूफ कर दिया कौन सा ग्रुप है आबेलियन। दूसरा कौन सा आ गया R.5, ये कौन सा हो जाएगा सेमी ग्रुप होगा, सेमी ग्रुप हो गए। बंटनशीलता की कंडीशन भी एसोसिएटिविटी की तरह ही है, तो मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलो एडिशन हमेशा बंटनशीलता का पालन करते हैं। ये आपको डायरेक्ट लिखना है, हमेशा पालन होता है क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर हमेशा बंटनशीलता का पालन करते हैं। तो थर्ड कंडीशन भी आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी बंटनशीलता। जैसे ही बंटनशीलता की कंडीशन आई तो रिंग की जितनी भी कंडीशन है वो सारी सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब क्या आ जाएगा R+5.5, ये क्या हो जाएगी रिंग हो जाएगी। इतना ही नहीं करना भाई, हमें कॉम्यूटेटिव रिंग प्रूफ करनी है। कॉम्यूटेटिव रिंग प्रूफ करने के लिए इसमें देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल आ रही, डॉट कंपोजिशन क्रम विनिमय होनी चाहिए, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल है, सेकंड रो सेकंड कॉलम के इक्वल है .5 में। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो .5 कंपोजिशन है वो कौन सी होगी क्रम विनिमय होगी कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव हो गई तो रिंग कौन सी हो जाएगी कॉम्यूटेटिव रिंग। आगे पूछा है पूर्णांक के प्रांत है क्या,
पूर्णांक के प्रांत चेक करने के लिए एक तो आ गया कॉम्यूटेटिव, रिंग विद यूनिटी आइडेंटिटी एलिमेंट निकालोगे 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 ये किसके इक्वल आ रहा है, यही है, और ये इसमें इसके इक्वल आ रहा है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा 1, और 1 किस में आ रहा है, आर में, तो यूनिट एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब रिंग कौन सी हो जाएगी, रिंग विद यूनिटी। एक और कंडीशन प्रूव करनी होती है पूर्णांक के प्रांत के लिए, शून्य भाजक रहित वाले, रिंग विदाउट जीरो ड्यू। तो इसमें देखो इन दोनों की कंपोजिशन कराई तो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, अगर एक एलिमेंट जीरो तभी जीरो आ रहा है, जैसे ये दोनों नॉन जीरो है तो यहाँ पर जीरो आ रहा है क्या, अगर इन दोनों की कंपोजिशन करवा रहे हैं जीरो, कम से कम एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो, जैसे जीरो की 1 से कंपोजिशन करवाई तो क्या आ रहा है, जीरो, एक एलिमेंट जीरो तभी जीरो आ रहा है, ये थोड़ी आ रहा है कि एक भी एलिमेंट ए भी जीरो नहीं है और बी भी जीरो नहीं है तो ए डॉट बी की वैल्यू जीरो आ गई, ऐसा कहीं पर आ रहा है कि इसमें नहीं आ रहा। इसका मतलब रिंग कौन सी हो जाएगी, रिंग विदाउट जीरो डिविजर होगी, शून्य भाजक रहित वाले। इनके अलावा चेक कर लो इस कॉलम, इसमें कहीं पर भी और जीरो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या होगी, शून्य भाजक रहित वाले। इसमें तो एक जीरो है ही है, कन्फर्म है, जीरो से करवा रहे हैं तो शून्य भाजक रहित, और शून्य भाजक रहित होगी, रिंग विद यूनिटी हो गई, दो कंडीशन आ गई, और कॉम्यूटेटिव हो गई, तो क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक के प्रांत होगा। इसी के साथ ये एग्जांपल कंप्लीट। फील्ड की कंडीशन चेक करो तो फील्ड भी हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स आएगा। 1 का इन्वर्स यहाँ से निकालो, ये 1 आ रहा है, 1 का इन्वर्स क्या होगा 1, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 का इन्वर्स क्या होगा 3 होगा, 3 का इन्वर्स क्या होगा 2 होगा, और 4 का इन्वर्स क्या होगा 4 आएगा, तो क्या हो जाएगी, क्षेत्र भी होगा। प्रत्येक जितने भी अशून्य अवयव हैं उनके गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट आर एग्जिस्ट, तो क्या हो जाएगा, क्षेत्र भी हो जाएगा। इसी के साथ ये एग्जाम्पल कंप्लीट, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पूछा हुआ है, देख लेना। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम सेकंड इसका जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक्स।